स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एस्कोमाइसीट्स। तो एस्कोमाइसीट्स में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि एस्कोमाइसीट का दूसरा नाम क्या बन जाता है, सैक फंगाई। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सैक फंगाई किसका नाम है, एस्कोमाइसीट। बेसिकली एस्को का मतलब ही क्या आ जाता है, सैक आ जाता है, ठीक है। तो सैक फंगाई इज एस्कोमाइसीट। अब एस्कोमाइसीट जो है वो यूनिसेलुलर भी पाई जाती है और एस्कोमाइसीट जो है वो मल्टी सेलुलर भी पाई जाती है। आपको पता है फंगाई इज मल्टी सेलुलर, ठीक है। सारी की सारी फंगाई क्या है, मल्टी सेलुलर। उसमें से एक फंगाई है जो यूनिसेलुलर हम यूजुअली एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, दैट इज ईस्ट। तो यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल क्या आएगी, ईस्ट। आप एनसीईआरटी खोलो, उसमें लिखा है सैक्रोमाइसिस, क्लियर। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना सैक्रोमाइसिस। तो ईस्ट इज सैक्रोमाइसिस, इसकी जो टाइप है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल इज सैक्रोमाइसिस। मल्टीसेलुलर की एग्जाम्पल उन्होंने दी है पेनिसिलिन। ऐसा नहीं है, आप नेक्स्ट पेज अगर एनसीईआरटी का भी देखोगे तो उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल है। क्लेविसेप पढ़ा है, एस्परजिलस पढ़ा है, ठीक है, न्यूरोस्पोरा पढ़ा है, वो सारी की सारी मल्टीसेलुलर है। लेकिन एक ही है सैक्रोमाइसिस जो है दैट इज यूनिसेलुलर। आप सैक्रोमाइसिस ही पढ़ते हो यूनिसेलुलर फंगाई, क्लियर। तो वो असल में है क्या, ईस्ट है, क्लियर। तो एस्कोमाइसीट्स क्या कहलाई जाती है, सैक फंगाई कहलाई जाती है। ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है इसका न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जब भी आपने इसका पढ़ा है, फंगाई ही है, आपको पता है हैबिटेट कैसा होना चाहिए, बेसिकली क्या होगा, वार्म एंड मॉइस्ट। किस जगह पे रहेगी, वार्म एंड मॉइस्ट। एरिया रहेगा वार्म एंड मॉइस्ट। उस बेसिस पे इसका न्यूट्रिशन जो होगा वो करेगी। फर्स्ट इसकी एक आ जाता है कि ये एक्ट एज ए डीकम्पोजर। तो जहाँ पे डीकम्पोजर होगा वहाँ पे तो बेसिकली कैसा होना चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट एरिया होना चाहिए। बहुत ठंडा एरिया होगा तो डीकम्पोजिशन जो होती है वो स्लो हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्लियर। ये डीकम्पोजर भी है, ये सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी शो करती है, ये पैरासिटिक भी है। आपको पता है डिजीजेस कॉज करती है तो इट इज पैरासिटिक ऑल्सो। एंड लास्ट वन इसका न्यूट्रिशन जो काफी ज्यादा नीट में भी आप देखोगे, दैट इज कोप्रोफिलस, दैट इज ग्रोइंग ऑन डंग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है जो हमने देखा हुआ है अभी कि कोप्रोफिलस कौन होते हैं, जो डंग के ऊपर रहते हैं। तो फंगाई के ऊपर सीधा उन्होंने ये नहीं पूछा कि एस्कोमाइसीट इज कोप्रोफिलस, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोप्रोफिलस का मतलब ही पूछ लिया था नीट में, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन इसका क्या है, पैरासिटिक भी है, सेप्रोफिटिक भी है, डीकम्पोजर भी है और कोप्रोफिलस भी है, क्लियर। नेक्स्ट, आपने अभी तक जब क्लासिफिकेशन पढ़ी तो क्लासिफिकेशन में आपने क्लास पढ़ी थी फंगाई की, तो आपने एक किया जो क्या है, ए सेप्टेट। एक आपने किए वो जो क्या है, सेप्टेट। ए सेप्टेट में हम कवर कर चुके हैं, दैट इज फाइकोमाइसीट्स। और सेप्टेट में आपने कहा था एक हमारे पास आ जाता है एस्कोमाइसीट्स, एक हमारे पास आ जाता है बेसिडियोमाइसीट्स, एक आ जाता है ड्यूट्रोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स वो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये वो थे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। और ये वो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे, यही पढ़ा। अब ये पॉइंट याद रखना क्योंकि नेक्स्ट में टॉपिक जब ईस्ट पढ़ाऊंगी तो मैं ये पॉइंट फिर से रिपीट करूंगी। तो मैंने ये चीज इसलिए रिपीट की है ताकि वहां पे मुझे दिक्कत ना है समझाते हुए। तो एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स जो वो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन ड्यूट्रोमाइसीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। और इन फंगाई को हम कहते हैं हायर फंगाई। तो बेसिकली एस्कोमाइसीट देखी जाए तो एस्कोमाइसीट इज हायर फंगाई। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहीं से पता चलता है कि इट इज सेप्टेट
और नीट में क्वेश्चन आया ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, क्लियर। तो आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे अगर आंसर देना पड़े तो दैट इज ब्रांच्ड सेप्टेट, ठीक है। तो अगर इसका माइसीलियम देखा जाए तो वो कैसा होगा, ब्रांच सेप्टेट होता है, क्लियर। तो एस्कोमाइसीट्स में अभी तक पढ़ा हायर फंगाई है, सेक फंगाई इसी को कहते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ हायर फंगाई, ठीक है। सेक फंगाई है, यूनिसेलुलर ईस्ट, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम की एग्जाम्पल। और ये कौन से हैबिटेट में होता है, वार्म और मॉइस्ट ही होना चाहिए क्योंकि फंगाई है, लेकिन उसी बेसिस पे अगर न्यूट्रिशन देखा जाए तो क्या आएगी, कोप्रोफिलस जो कि डंक पे रहेंगे, एक आएंगे डीकम्पोजर, एक आएंगे सैप्रोफिटिक और एक आएंगे पैरासिटिक। पैरासिटिक वो जो डिजीजेस भी कॉज करते हैं। अब मैंने कहा था एक आते हैं ए सेप्टेट और सेप्टेट, तो सेप्टेट में आपकी आई थी एस्कोमाइसीट, तो इतना तो क्लियर है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करती है, शो करती है, क्लियर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर एस्कोमाइसीट्स की देखी जाए तो इनकी सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी हुई है, काइटिन, और काइटिन का दूसरा नाम क्या है, फंगस सेलुलोज। अब एक चीज याद रखना, जहां पे काइटिन एमसीक्यू में नहीं दिया होगा बेटा वहां फंगस सेलुलोज दिया होगा, इन द केस ऑफ एस्कोड्यूट्रो एंड बेसिडोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स में अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, अगर फाइकोमाइसीट्स में ओमाइसीट्स पे क्वेश्चन आया तो वो काइटिन, फंगस सेलुलोज और साथ में एक और होगा सेलुलोज भी दिया होगा, तो आपको याद रखना है कि उसमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है इन ओमाइसीट्स। रेस्ट सब में ही किससे बनी हुई है, फंगल सेलुलोज, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है मोटाइल स्ट्रक्चर जो होता है इसके लाइफ साइकिल में एब्सेंट होता है, इसका मतलब जूस्पोर तो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं सीधे कह रही हूँ कि मोटाइल स्ट्रक्चर जो होता है वो इसके लाइफ साइकिल में कहीं भी नहीं होता, तो इसका मतलब है जूस्पोर तो फॉर्म ही नहीं हो सकता क्योंकि जूस्पोर तो है ही मोटाइल, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ इन ईस्ट, एक एग्जांपल है ना इसकी ईस्ट, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाए तो एक क्या होती है, बडिंग, और एक क्या होगी, फ्यूजन हो रही है, क्लियर। अब जब मैंने कहा था बडिंग, तो बडिंग में जब भी आप देखोगे ना तो एक सेल के ऊपर सेल के ऊपर, एक्चुअली सेल के ऊपर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसके ऊपर एक बर्ड, उसके ऊपर एक बर्ड, क्योंकि इसकी बडिंग की स्पीड हाई है और ये जो स्टेज कहते हैं उसे टोरूला कहते हैं, तो इसीलिए कहा ओइडिया स्टेज इज सिमिलर टू ईस्ट इज फाउंड, तो वहीं पे आप कहोगे कि इसमें टोरूला स्टेज इज प्रेजेंट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इन मेजॉरिटी ऑफ एस्कोमाइसीट्स अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाए तो वो किसके थ्रू होती है, कॉनिडिया के थ्रू होती है। अगर सिंगुलर वर्ड यूज करना चाहेंगे कॉनिडिया के लिए तो वो क्या होगा, कॉनिडियम। नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा था माइसीलियम जो है वो क्या है, ब्रांच्ड है, तो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड इसीलिए बोला है कॉनिडियोफोर में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, स्कैटर्ड और एग्रीगेटेड, इधर उधर फैले हुए या इकट्ठे हुए, क्लियर। इस पे क्वेश्चन कॉनिडियोफोर पे आता है कि कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर कॉनिडिया फॉर्म होता है, दैट इज कॉनिडियोफोर। तो अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रही हूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने कहा कि मोस्टली वो क्या शो करता है, कॉनिडिया फॉर्मेशन शो करता है, और आपको पता है कॉनिडिया असल में क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये ग्रो जो होते हैं वो कैसे करते हैं, एक्सोजीनस ग्रो करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन दिखेंगे कि कॉनिडिया फॉर्मेशन एंडोजीनस है या एक्सोजीनस है, कॉनिडिया जो है वो कैसा है, एक्सोजीनस है, असल में ये क्या है, नॉन मोटाइल है, और जिस स्ट्रक्चर पे ये फॉर्म होते हैं दैट इज कॉनिडियोफोर। ये तीन वर्ड्स पे क्वेश्चन ज्यादा दिखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है एसेक्सुअल में मोस्टली किससे के थ्रू हुआ, कॉनिडिया के थ्रू हुआ। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है, क्लियर। फ्यूजन ऑफ गैमीट तो वो बोल रहे हैं फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल, या तो सोमेटिक सेल या तो गैमीटेंजियल क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। अगर मैं ये कह रही हूँ सेक्स सेल्स जो है वो फ्यूजन शो कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ दिस इज स्पर्मेटाई और स्पर्मेटोगेमी, क्लियर। सोमेटिक सेल अगर हो रहे हैं तो दैट शो सोमेटोगेमी। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट तो आप सबने पढ़ा ही है, उसमें एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम जो होगा वो गैमीटेंजिया है, क्लियर। तो इसमें अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगेमी स्टेप में स्पर्मेटाइजेशन भी हो रहा है और सोमेटोगेमी भी हो रहा है और गैमीटेंजियल कांटेक्ट भी हो रहा है, क्लियर।
ना इसके अलावा अगर क्वेश्चन आया तो कहना कि इसमें एक और होता है दैट इज कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन की एग्जाम्पल जो होगी ईस्ट। ये काफ़ी हट के क्वेश्चन है, यूजुअली दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में डाल देना। क्लियर? तो अब आपकी एनसीईआरटी कहाँ आपको कंफ्यूज करेगी। बेसिकली सोमैटोगेमी जो पॉइंट है हम पढ़ते हैं कि इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स, क्योंकि बेसिडियोमाइसीट्स में सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं होते। क्लियर? तो हम एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में सीधा लिखा है कि सोमैटोगेमी प्रेजेंट इन बेसिडियोमाइसीट्स, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि एस्कोमाइसीट्स में ये नहीं होती। क्लियर? एस्कोमाइसीट में भी सोमैटोगेमी होती है। क्लियर? लेकिन बेसिडियोमाइसीट्स में सेक्स ऑर्गन ना होने की वजह से मेजर कैरेक्टरिस्टिक सोमैटोगेमी है। क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाता है, अब वो क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा, फ्यूजन। पहले क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस का फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस करियोगेमी नहीं होगी, क्योंकि करियोगेमी क्या रहेगी, यहाँ पे डिलेड होगी, बाद में होगी। डिलेड करियोगेमी अगर होती है तो कौन सा सेल फॉर्म होता है, डायकैरियोटिक सेल। डायकैरियोटिक सेल तो कंडीशन कौन सी होगी, N+N। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये आया मेल गैमीट, ये आया फीमेल गैमीट, इनकी अगर मैं फ्यूजन करवा रही हूं तो दिस वन इज प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। तो सेल में कितने न्यूक्लियाई हैं, दो न्यूक्लियाई हैं। दिस सेल इज नोन एज डायकैरियोटिक सेल। क्लियर है? ये डायकैरियोटिक सेल जो है वो एक स्टेज फॉर्म करता है, फेस फॉर्म करता है, दैट इज डायकैरियोटिक फेस। और डायकैरियोटिक फेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स। क्लियर? नाउ दिस डायकैरियोटिक सेल क्या शो करेगा, करियोगेमी शो करेगा। और करियोगेमी के बाद आपको पता है जाइगोट फॉर्म होता है विच अंडरगो मियोसिस। तो मियोसिस होने की वजह से क्या फॉर्म हो जाएंगे, स्पोर फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर? और हर एक स्पोर में कौन सी कंडीशन है, एन कंडीशन है, दैट इज हैप्लॉइड, क्योंकि पेरेंट बॉडी भी क्या थी, हैप्लॉइड। क्लियर? अब जो डायकैरियोटिक सेल करियोगेमी शो करे और करियोगेमी के साथ मदर ये मियोसिस शो कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं एस्कस मदर सेल। क्लियर? तो इसीलिए कहा सम डायकैरियोटिक सेल सारे नहीं कन्वर्ट होते, सम डायकैरियोटिक सेल फंक्शन एज एस्कस मदर सेल, जो कि जगह होती है जहां पे करियोगेमी हो, साथ में क्या हो, मियोसिस। अब मियोसिस हो रही है तो इसका मतलब वो जो सेल हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एस्काई। तो इसका मतलब है यही सेल असल में क्या फॉर्म कर रहे हैं, एस्काई फॉर्म कर रहे हैं अल्टीमेटली। क्लियर? तो एस्काई बहुत सारे क्या इकट्ठे हो गए, एस्कस फॉर्म हो गए। क्लियर? और एस्कस में ही असल में क्या फॉर्म होते हैं, एस्कोस्पोर फॉर्म। क्लियर? तो एस्कस में क्या फॉर्म है, एस्कोस्पोर। इसका मतलब एस्कोस्पोर बेसिकली किसकी वजह से फॉर्म हुए हैं, मियोसिस की वजह से फॉर्म हुए। क्लियर? तो आपको सीधे क्या करना है कि प्लाज्मोगेमी की वजह से क्या फॉर्म हुई, डायकैरियोटिक सेल। डायकैरियोटिक सेल के बाद क्या हुई, करियोगेमी, दैट इज अ डिलेड करियोगेमी। और उसके बाद क्या हो रही है, मियोसिस। कुछ डायकैरियोटिक सेल किसके अंडर को जा रहे हैं, करियोगेमी एंड मियोसिस। क्लियर? इसका मतलब सारे के सारे डायकैरियोटिक सेल इस प्रोसेस के अंडरगो नहीं जा रहे। जो सेल इस प्रोसेस के ये प्रोसेस शो कर रहे हैं वो अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर रहे हैं, एस्कस फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। आपको मेन पॉइंट जो याद रखना है दैट इज डायकैरियोटिक फेज, देन डिलेड करियोगेमी, और उसके बाद क्या होती है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। और जाइगोटिक मियोसिस हो रही है किसके अंदर हो रही है, दैट इज एस्कस के अंदर हो रही है। और एस्कस के अंदर क्या फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज एस्कोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। और कितने एस्कोस्पोर फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज 4 to 8 मियोस्पोर्स। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ मियोस्पोर। मियोस्पोर जो एस्कोमाइसीट के क्या कहलाए जाते हैं, एस्कोस्पोर कहलाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन दिखेगा। और वो किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज एस्कस में प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसमें जो लास्ट पॉइंट है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाफ नंबर किससे आ रहा है, वन मेटिंग टाइप से, और सेकेंड जो है अदर मेटिंग टाइप। कुछ नहीं, वो किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हेट्रोथैलिक कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर? वो हेट्रोथैलिक कंडीशन बोल रहे हैं कि एक माइसीलियम और दूसरे माइसीलियम का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। इसलिए बोल रहे हैं कि वन मेटिंग सेल
टाइप से, तो इसे अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लूं और इसको मैं क्या कंसीडर कर लूं, नेगेटिव, या एक मैं मेल कंसीडर कर रही हूँ और एक मैं क्या कर रही हूँ, फीमेल कंसीडर कर रही हूँ, कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो माइसीलियम है वहां से जो है वो गैमीट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनका क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 to 8 हैप्लॉइड नियोस्पोर है। अब मैंने अभी तक आपको कहा कि जब भी मियोसिस होगी एंड रिजल्ट में कितने सेल फॉर्म होते हैं, 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। जब भी मियोसिस होती है एंड रिजल्ट में कितने सेल फॉर्म होते हैं, 4 सेल। यहाँ पे बेसिकली 4 to 8 वर्ड यूज किया जा रहा है। इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। इसका मतलब एक मियोसिस हुई है और एक क्या हुई है, माइटोसिस हुई है। बेटा ये चीज समझ नहीं आएगी, इट्स ओके। लेकिन अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन दिखे कि 8 हैप्लॉइड कैसे फॉर्म हुए, तो आप कहोगे पहले हुई जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस हुई तो कितने फॉर्म हुए, 4 स्पोर फॉर्म हुए। ये जो 4 स्पोर हैं वो अंडरगो गए माइटोसिस। तो माइटोसिस एक सेल से कितने होंगे, 2, तो 4 से कितने होंगे, 8। इसलिए क्या वो यूज कर रहे हैं, 8 एस्कोस्पोर। जब सेल डिवीजन कर लोगे आपको समझ आ जाएगा। जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इट्स ओके, सेल चैप्टर में करेंगे, सेल डिवीजन चैप्टर में करेंगे। लेकिन यहाँ पे बस इतना याद रखना कि जाइगोटिक मियोसिस से कितने स्पोर फॉर्म होते हैं, 4। जब भी मियोसिस होती है कितने सेल फॉर्म होते हैं, 4 सेल्स अगर फॉर्म हुए और मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ 8, इसका मतलब 4 से अगर 8 फॉर्म हुआ तो नेक्स्ट सेल कौन सी डिवीजन हुई है, माइटोसिस। क्यों? क्योंकि हर एक स्पोर असल में क्या था, हैप्लॉइड, और यहाँ पे भी एस्कोस्पोर क्या है, हैप्लॉइड। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। अगर क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम रह रहा है तो सेल डिवीजन कौन सी होती है, माइटोसिस। और जाइगोटिक मियोसिस अगर मैं कह रही हूँ, इसका मतलब जाइगोट जो होता है वो असल में क्या होता है, 2n होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन कई हायर बुक्स में आपको दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना, उसका आंसर यही डायरेक्टली आएगा। पहले मियोसिस हुई, देन माइटोसिस हुई है। क्लियर? नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि जो मैंने कहा एस्कस, और मैंने कहा सिंगल को मैं एस्कस कहती हूँ, प्लूरल को मैं कह रही हूँ एस्काई। सारे एस्काई इकट्ठे होंगे तो एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है, दैट इज एस्कोकार्प। क्लियर? तो एस्कोकार्प, एनसीईआरटी की लाइन ध्यान से पढ़ना। एस्कोकार्प में क्या प्रेजेंट है, एस्काई प्रेजेंट है। सिंगुलर को हम कहते हैं एस्कस, जिसके अंदर क्या हो रही है, मियोसिस, और क्या फॉर्म होंगे, एस्कोस्पोर। कितने फॉर्म होंगे, 4 to 8। ये जो मैंने लाइनें बोली इस पे सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन दिखेंगे। नेक्स्ट इस एस्कोकार्प जो फ्रूटिंग बॉडी है वो डिफरेंट शेप की है। फर्स्ट इज कप लाइक। अब कप लाइक जब होगी फ्रूटिंग बॉडी तो उसे कहेंगे एपोथीशियम। क्लियर? अगर फ्लास्क शेप कह रही हूं तब मैं उसे कहूंगी पेरीथीशियम। अगर मैं कह रही हूँ इलोंगेटेड विद स्लिट, स्लिट मतलब कि ऐसे बीच में पार्टीशन सी है, ठीक है, तो अगर इलोंगेटेड विद स्लिट है तो दैट इज नोन एज हिस्टेरोथीशियम। नेक्स्ट इज क्लोज्ड, दैट इज क्लिस्टोथीशियम। एग्जांपल इज पेनिसिलियम, और ये रही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो इसे तो मैं 50 स्टार ही करूं क्योंकि पेनिसिलियम तो आपको ऐसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन जो है वो आपको दिखेगा एग्जाम्पलर में। एग्जाम्पलर में पूछा हुआ है कि एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी की टाइप कैसी है, तो वहां पे आपको 3 टाइप दी हुई है, कप लाइक, फ्लास्क शेप, और एक लिखा है क्लोज टाइप। क्लियर? तो इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज भी दिखेंगे। ये मैं सोच रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया है, वो विद इन सिलेबस ही है और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैच द फॉलोइंग में या विच लाइन इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और क्लोज टाइप और क्लिस्टोथीशियम टाइप ऑफ एस्कोकार्प इज प्रेजेंट इन पेनिसिलियम। क्लियर? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि फ्रूटिंग बॉडी कुछ एस्कोमाइसीट्स की खाई भी जाती है, एडिबल होती है, उसकी एग्जांपल रहती है मोरल्स एंड ट्रफल। अगर एस्कोमाइसीट्स का लास्ट लाइन देखी जाए तो वहां पे लिखा है मोरल्स एंड ट्रफल आर एडिबल टाइप ऑफ एस्कोमाइसीट्स। क्लियर? बेसिडोमाइसीट्स में आप मशरूम पढ़ोगे। क्लियर? वहां पे अगर बेसिडो मशरूम मोस्टली एडिबल वही आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, लेकिन एस्कोमाइसीट से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो भी खाने लायक हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन एस्कोमाइसीट पे भी दिखेगा कि मोरल्स एंड ट्रफल जो हैं दे आर एडिबल एस्कोमाइसीट्स। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल्स। एग्जांपल में फर्स्ट आती है ईस्ट। बचपन से पढ़ रहे हो, अभी तक भी पढ़ोगे और हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब
ईस्ट जो है दैट इज नॉन माइसीलियल और स्यूडो माइसीलियल एस्कोमाइसीट, यही क्वेश्चन अलग अलग दिखेगा। नॉन माइसीलियल क्यों? और बेटा यूनिसेलुलर है, जो यूनिसेलुलर है वो माइसीलियम फॉर्म ही नहीं कर सकता क्योंकि माइसीलियम इज अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, तो इसी कारण इसे कहा नॉन माइसीलियल एस्कोमाइसीट या नॉन माइसीलियल फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोल दिया स्यूडोमाइसीलियल एस्कोमाइसीट। अब स्यूडोमाइसीलियल क्यों वर्ड यूज किया गया? क्योंकि इसकी खासियत है ये क्या शो करता है? बडिंग शो करता है। अगर बडिंग, मैंने कहा था इसकी बडिंग की स्पीड इतनी ज्यादा है कि एक बड के ऊपर भी दूसरी बड ग्रो कर जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इतनी हाई है। तो अब साइंटिस्ट ने जब पहली बार ईस्ट को देखा था उन्होंने सोचा था ये कैसा स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। बाद में पता चला इट्स अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। तो वही कह रहे हैं अब ये माइसीलियम तो है नहीं, एक्चुअली द ईस्ट इज यूनिसेलुलर, लेकिन दिखता कैसा है कि माइसीलियम फॉर्म कर रखा है, इसीलिए वर्ड यूज किया स्यूडोमाइसीलियल। तो स्यूडोमाइसीलियल स्ट्रक्चर जो है वो कौन शो करेगा? ईस्ट शो करता है। और वो कब दिखता है? जब वो बडिंग शो करे, क्योंकि पहले हम मानते थे कि ईस्ट इज मल्टीसेलुलर, लेकिन विद टाइम जैसे उसकी बडिंग रिप्रोडक्शन पता चली, भाई इट्स नॉट अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब विच मल्टीप्लाई इज एक्चुअली बाय, लिखा है बडिंग शो कर रहा है, बडिंग और फ्यूजन शो कर रहा है। क्लियर? अब ईस्ट जो है उसमें हमने पढ़ा कि वो एस्कोमाइसीट्स में, अब ईस्ट अगर एस्कोमाइसीट्स के अंदर है तो उसमें क्या फॉर्म होना चाहिए? एस्को का फॉर्म होना चाहिए, इतना तो क्लियर है। अब देखो ईस्ट में अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पता है तो वो किस में जाएगी? एस्कोमाइसीट्स में जाएगी। आपने हायर फंगाई पढ़ी ना, मैंने कहा था लिंक करूंगी टॉपिक। अब आपने पढ़ा है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट है तो आप उसे प्लेस करोगे एस्को में, या तो आप उसे प्लेस करोगे बेसिडियोमाइसीट्स में, यही पढ़ा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो आप उसे किस में पढ़ोगे? ड्यूट्रोमाइसीट्स में पढ़ोगे। यही है, ये है हायर फंगाई। अब वो बोल रहे हैं कि ईस्ट में जरूरी नहीं है कि एस्को का फॉर्म हो, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट की कुछ टाइप्स हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट है। अगर ईस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, किसी टाइप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, उसकी टाइप ले लो कैंडिडा, माइकोडर्मा, क्रिप्टोकोकस, ये वो टाइप है ईस्ट की जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो आप उसे किस में प्लेस करोगे? ड्यूट्रोमाइसीट्स में प्लेस करोगे। क्लियर? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख गई तो अब तो उसे ड्यूट्रोमाइसीट्स से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और उसकी मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलती है? एस्को का फॉर्म कर रही है तो उसे किस में डाल दिया गया? एस्कोमाइसीट्स में डाल दिया गया। क्लियर? इसीलिए कहते हैं कि अगर ईस्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगी देन इट विल बी प्लेस्ड इन एस्कोमाइसीट्स। अगर ईस्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करती है देन इट विल बी प्लेस्ड इन ड्यूट्रोमाइसीट। तो क्वेश्चन आपको क्या दिखेगा कि कैंडिडा को ड्यूट्रोमाइसीट्स में क्यों रखा गया है? हाउएवर इट इज अ ईस्ट। इसे इसलिए रखा गया कि कैंडिडा जो टाइप है ईस्ट की, उसके हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता ही नहीं है, इसलिए उसे हमने किस में रखा है? ड्यूट्रोमाइसीट्स में रखा है। अब एक चीज याद रखना, हायर फंगाई में आप देखो तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता है तो या तो वो बनेगी एस्को या तो वो बनेगी बेसिडियो। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो वो बनेगी ड्यूट्रो। क्लियर? अगर कभी आप ड्यूट्रोमाइसीट का टॉपिक पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि ऐसी फंगाई सेप्टेट है ना, सेप्टेट टाइप ऐसी फंगाई जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, हम उसे ड्यूट्रोमाइसीट्स में रखते हैं। जब हमें उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल जाती है देन वी प्लेस इट इन एस्को और वी प्लेस इट इनटू बेसिडियोमाइसीट्स। ये भी एमसीक्यू है कि अगर ड्यूट्रोमाइसीट में रखी हुई फंगाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेक्ट हो जाती है, आप उसे डिस्कवर कर लेते हो, तो उसे कौन सी क्लास में रखा जाएगा? या तो उसे एस्कोमाइसीट में रखा जाएगा या तो उसे बेसिडियोमाइसीट में रखा जाएगा। तो इसी लाइन के ऊपर, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है, इसी लाइन के ऊपर नीट वालों ने क्वेश्चन डाल दिया कि कैंडिडा को हमने ड्यूट्रोमाइसीट में क्यों रखा है, बल्कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सिमिलर टू एस्कोमाइसीट। तो उसका रीजन यही था कि उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट है।
तो कैंडिडा की हमने अभी तक डिस्कवर ही नहीं की। जिस दिन कैंडिडा की डिस्कवर हो गई दैट विल प्लेस्ड इन एस्कोमाइसीट। क्लियर? नेक्स्ट, अब ईस्ट की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे 3 टाइप फॉर्म होती हैं। फर्स्ट टाइप जो कि बडिंग ईस्ट होती है दैट इज सैक्रोमाइसिस, अगर फिजन ईस्ट होगी दैट इज शाइजोसैक्रोमाइसिस, एंड अगर हेलोबियल ईस्ट, हेलोबियल मतलब कि दोनों बडिंग एज वेल एज फिजन, तो कौन सी आएगी? दैट इज सैक्रोमाइकॉइड। क्लियर? तो वही कह रहे हैं कि ईस्ट इन विच एस्कस फॉर्मेशन होगी दैट इज नोन एज ट्रू ईस्ट, और ट्रू ईस्ट ही आपकी किस में आएगी? एस्कोमाइसीट्स में आएगी। जिसमें एस्कस फॉर्मेशन नहीं होगी वो किस में आएगी? ड्यूट्रोमाइसीट। उसे हम किस में रखेंगे? ड्यूट्रोमाइसीट्स में रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ईस्ट। फर्स्ट, आपको पता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में तो ये हद से ज्यादा यूज होती है, फर्मेंटेशन हेल्प करती है। आपने जब भी पढ़ा है फर्मेंटेशन की एग्जांपल ईस्ट, तो अल्कोहल फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? अल्कोहलिक बेवरेज फॉर्म करने हैं तो कौन हेल्प करेगा? ईस्ट करता है। तो उसमें इसकी आ जाती है सैक्रोमाइसिस सर्विसाई दैट इज बियर एंड बेकर्स ईस्ट। ये भी देखो बेकर्स ईस्ट में भी इसी का नाम है। क्लियर? तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि बेकर्स ईस्ट किसे कहते हैं? दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। ये 12th में भी पढ़ोगे और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एलिप्सॉइडन दैट इज वाइन ईस्ट। अब सैक्रोमाइसिस सर्विसाई पे क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? मेडिकल वालों को क्या दिक्कत है? नो डाउट इसकी डिजीज भी होती है। अल्कोहल अगर ज्यादा ले रहे हैं तो लीवर डिजीजेस हैं, इसलिए इसका मैकेनिज्म हमें पढ़ना ही पड़ता है। सेकेंड, जो भी मेडिसिन हैं वो हम वाटर डिजोल्व नहीं करते, उन्हें अल्कोहल डिजोल्व किया जाता है। क्लियर? तो अल्कोहल हमारे लिए मेडिसिन मानी जाती है। जब तक किसी चीज को हम विद इन लिमिट यूज करते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज अ मेडिसिन। जब हम उसको एक्सेस में यूज कर रहे हैं और हार्मफुल हो जा रही है, वो केमिकल रिएक्शन को गलत कर दे रही है, तब हम उसे ड्रग एब्यूज में कंसीडर करते हैं। अगर ड्रग एब्यूज की एक एग्जांपल देखी जाए दैट इज मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी सर्जरी होगी पेशेंट को मॉर्फिन दी जाती है आफ्टर दैट एज अ पेन किलर। लेकिन अगर मॉर्फिन को नॉर्मली आप लेते रहें तो आपके नॉर्मल केमिकल रिएक्शन जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो बदलने शुरू हो जाएंगे, तो दैट विल लीड टू अ डिजीज। तब उसे हम कहते हैं ड्रग एब्यूज। क्लियर? तो आप मॉर्फिन हो चाहे कोई भी हो, कोकेन हो, ये सारी की सारी जो है वो मेडिसिन हैं, और मेडिसिन को हम ड्रग वर्ड यूज करते हैं। जब हम मेडिसिन को एक्सप्लॉइटली यूज करते हैं दैट इज नोन एज ड्रग एब्यूज। तो अल्कोहल जो है वो एक ड्रग है, लेकिन हम इसे ज्यादा यूज करते हैं तो दैट इज ड्रग एब्यूज। क्लियर? तो इसीलिए अल्कोहल इंपॉर्टेंट है और हम इसकी फॉर्मेशन फर्मेंटेशन जो है मेडिकल वालों को क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, विटामिनाइज्ड फूड। अगर ईस्ट देखा जाए तो विटामिनाइज्ड फूड प्रोड्यूस करते हैं, क्योरिंग ऑफ कोकोआ बीन्स। नेक्स्ट इज हार्मफुल एक्टिविटी। हार्मफुल एक्टिविटी अगर मैं देखा जाए तो इसमें एक ही आता है दैट इज क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस, जो कि इन्फेक्शन करेगा और अटैक करेगा नर्वस सिस्टम पे, जिसकी वजह से लेजन मतलब कि घाव, मेनिंजाइटिस, मेनिंजियल लेयर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, दे आर नोन एज मेनिंजियल लेयर। नर्व सेल्स प्रेजेंट है और बाहर हड्डी प्रेजेंट है। नर्व सेल डायरेक्टली हड्डी के साथ कांटेक्ट थोड़ी करेंगे, तब तो नर्व सेल और जो बोन है उनके अंदर, उनके बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती है। अगर उसमें इंफेक्शन होती है दैट इज नोन एज मेनिंजाइटिस। और ट्यूमर तो सबको ही पता है दैट लीड टू ब्रेन ट्यूमर। क्लियर? नेक्स्ट इज टोरुला प्रोड्यूसेस स्किन नोड्यूल। टोरुला आपको पता ही है सेल ग्रोथ किस तरह से हो रही है। नेक्स्ट इज लीजन ऑफ विसरे मतलब की इंटरनल ऑर्गन। नेक्स्ट इज एस्परजिलस। एस्परजिलस को ग्रीन स्मोकी मोल्ड भी कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस पे जो क्वेश्चन आएगा दैट इज वीड ऑफ लेबोरेटरी, क्योंकि लेबोरेटरी का कल्चर जो है वो खराब कर दे। कल्चर क्या होता है? लैब में अगर बैक्टीरियाज को ग्रो किया गया है और वो बैक्टीरियाज जो है हमें स्टडी करने हैं और वहां पे फंगस ग्रोथ हुई है ग्रीन कलर की, तो मोस्टली क्या होती है एस्परजिलस और सारा का सारा एक्सपेरिमेंट को वो खराब कर चुकी होती है। क्लियर? तो इसीलिए इसे कहा गया वीड ऑफ लेबोरेटरी। वीड हम क्या कहते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। जब हम
फील्ड की बात करते हैं कि प्लांट्स के साथ वीड ग्रो की है, तो वीड क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो इसे मैं वीड ऑफ लेबोरेटरी इसलिए कह रही हूँ कि ये अनवांटेड ग्रोथ है जो कि हमारे कल्चर को खराब कर देती है। और ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप जो भी बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहेगा उसके लिए सबसे पहले किसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसे एस्परजिलस का रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसकी कुछ टाइप्स इंपॉर्टेंट भी हैं जो हमें फेवरेबल भी हैं और डिजीज कॉजिंग भी है। नेक्स्ट आ जाता है एस्परजिलस फ्लेवर्स जो कि पॉइजन प्रोड्यूस करता है, दैट इज एफ्लाटॉक्सिन। ये क्वेश्चन आएगा, एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज एस्परजिलस फ्लेवर्स। कार्सिनोजेनिक कौन सा केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है बाय एस्परजिलस फ्लेवर्स, दैट इज एफ्लाटॉक्सिन। कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, तो एफ्लाटॉक्सिन जो है दैट इज कार्सिनोजेनिक। क्लियर। नेक्स्ट इज एस्परजिलस निगर। ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में आएगा कि ये सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लियर। एस्परजिलस जनरली आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि बैक्टीरिया होगा। क्लियर। तो बच्चे यहाँ भी क्वेश्चन गलत करते हैं, वो बोलते हैं एस्पर कौन सी फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है, तो दैट इज एस्परजिलस निगर। इसकी टाइप याद रखना क्योंकि एस्परजिलस फ्लेवर्स जो है वो एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करिए, दैट इज अ पॉइजन, लेकिन एस्परजिलस निगर जो है दैट इज सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज एस्परजिलस ओराज़ाई, दैट इज डायस्टेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करिए। डायस्टेज एंजाइम बेसिकली स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज जो ये डिजीज कॉज कर रहा है दैट इज पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। पल्मोनरी मतलब कि लंग्स में इंफेक्शन हो रही है ड्यू टू एस्परजिलस, दैट इज पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। और ये कॉज किससे होती है, दैट इज एस्परजिलस स्पीशीज की वजह से ही हो रही है। क्लियर। आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे दिखेंगे 3 पॉइंट्स पे, और ये तो एनसीईआरटी में ही लिखा है, वीड ऑफ लेबोरेटरी। क्लियर। नेक्स्ट इज पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन आपको पता है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, इंपॉर्टेंट ही है। तो पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है जो आज के टाइम में हम लेते हैं, दैट इज पेनिसिलियम क्रिसोजिनम। ये पेनिसिलियम एक एस्कोमाइसीड की स्पीशीज है जिससे आज हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कौन सी, पेनिसिलिन। लेकिन जब ये डिस्कवर की गई थी तब इसे किससे लिया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम। अब देखो जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पेनिसिलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो फर्स्ट टाइम जब किया गया था तो दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम, लेकिन आज जहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज पेनिसिलियम ग्रिसोजिनम। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा कि कौन से पहले था और कौन आज यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज पेनिसिलियम ग्रिसोफुल्वम। अब पेनिसिलियम ग्रिसोफुल्वम जो है वो एंटी फंगल ड्रग है, एंटी फंगल, वहां पे एंटीबायोटिक है। आप ध्यान से देखो, इट इज एंटीबायोटिक एंड दिस वन इज एंटी फंगल ड्रग। एंटीबायोटिक जो है बेसिकली बैक्टीरिया पे ही अटैक करती है, लेकिन नीट में क्वेश्चन आया कि एंटीबायोटिक्स किसके किसके ऊपर अटैक करती है, तो वहां पे आंसर इंक्लूड कर रहा था वायरस को भी। क्लियर। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे अटैक करती है, एंटी फंगल फंगस पे अटैक करेगी। वहां पे फंगस भी ऑप्शन होती है इन द केस ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स कभी भी फंगस पे अटैक नहीं करती। फंगस के अगेंस्ट जो केमिकल दिया जाता है दैट इज एंटी मतलब कि अगेंस्ट, दैट इज फंगल, फंगस के अगेंस्ट। तो ये कौन सा एंटी फंगल प्रोड्यूस करती है, दैट इज ग्रीसियोफुल्विन। क्लियर। तो ग्रीसियोफुल्विन किससे प्रोड्यूस हुआ, दैट इज ग्रीसियोफुल्वम। क्लियर। तो अब क्वेश्चन देखो, ग्रीसियोफुल्विन से पता चल जाएगा कि इसने प्रोड्यूस किया, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, वो ये पूछेंगे दिस इज एंटीबायोटिक और एंटी फंगल ड्रग। क्लियर। यहां तो सीधे आता है एंटी फंगल ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो फर्स्ट ऑप्शन पेनिसिलियम क्रिसोजिनम, सेकंड पेनिसिलियम नोटेटम, थर्ड इज ग्रीसियोफुल्वम एंड लास्ट इज ऑल ऑफ दिस। तो आंसर रहेगा पेनिसिलियम ग्रीसियोफुल्वम। क्लियर। नेक्स्ट जो वो बोल रहे हैं कि राइपनिंग ऑफ चीज में भी पेनिसिलियम को यूज किया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा जो आएगा दैट विल बी रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज में किससे प्रोड्यूस किया जाता है, पेनिसिलिन से प्रोड्यूस किया जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 12th से लिंक करता है। क्लियर। अगर मैं देखूं तो सिट्रस फ्रूट पे ब्लू ग्रीन मोल्ड जो दिखता है दैट इज पेनिसिलियम। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट पे ग्रीन सा उसके ऊपर जो कवरिंग आती है वो बेसिकली पेनिसिलियम। अब उसे एक्सट्रैक्ट करके पेनिसिलिन मत निकालना, वो लेबोरेटरी में ही हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो नोन एज पिंक ब्रेड मोल्ड। क्लियर। तो पिंक ब्रेड मोल्ड, अब इसकी खासियत क्या है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला बेसिकली, अब जेनेटिक्स पढ़ोगे आप 12th में, जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आपने
मेंडल्स थ्योरी पढ़ी है, मेंडल्स आपने पढ़े, मेंडल्स लॉ पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपने पॉइंट्स पढ़े हैं इन जेनेटिक्स 10th क्लास में, नाम पढ़े, ठीक है। उसका क्रॉस भी किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, वो मेंडल ने दिए थे। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी आया जो कि ड्रोसोफिला पे की गई थी। ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, उसे फ्रूटिंग फ्लाई भी कहते हैं, उसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट किए गए और डिस्कवर किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्लियर। सेम न्यूरोस्पोरा को भी जेनेटिक्स में काफी ज्यादा यूज किया गया था, क्लियर। तो पहले फंगाई किस में प्लेस की गई थी, प्लांट किंगडम में प्लेस की गई थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, कि जैसे ड्रोसोफिला को, एक एनिमल जो ड्रोसोफिला है उसे ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक्स में यूज़ किया गया फॉर स्टडीज, सेम न्यूरोस्पोरा को भी यूज़ किया जेनेटिक्स में फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस चेक करने के लिए, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, न्यूरोस्पोरा। प्लांट किंगडम इसलिए क्योंकि फंगाई पहले किस में रखी गई थी, प्लांट किंगडम में रखी गई थी। सेम विद माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को हम कहते हैं जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, इसीलिए सारे के सारे बैक्टीरिया किस में पड़े हुए थे, प्लांट किंगडम। हाउएवर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं थी, लेकिन मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक आर सिमिलर टू बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई माइकोप्लाज्मा वाज प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम। तो उसके अराउंड सेल वॉल नहीं होती है, इसी कारण उसकी प्लूरोमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है, प्लूरोमॉर्फिक स्ट्रक्चर में शेप चेंज करता रहता है, इसीलिए उसे कहा जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। और फंगाई भी प्लांट किंगडम में थी, तो न्यूरोस्पोरा पे मैक्सिमम जेनेटिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो स्टडी किए गए हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो क्वेश्चन दिखेगा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, न्यूरोस्पोरा, पिंक ब्रेड मॉल इज न्यूरोस्पोरा। आपकी लेबोरेटरी वीड कौन सी आ जाती है, एस्परजिलस। अब एस्परजिलस आप कंफ्यूज होंगे अगेरिकस से, अगेरिकस जो है वो मशरूम है, वो बेसिडियोमाइसीट्स है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है एरिसिफी। एरिसिफी बेसिकली पाउडरी कोटिंग, अगर व्हाइट पाउडरिंग कोटिंग अगर आपको बोले ऑन सरफेस ऑफ होस्ट प्रेजेंट है तो दैट इज एरिसिफी। और बेसिकली ये किसमें होती है, सीरियल्स, व्हीट एंड बार्ली, क्लियर। इसलिए इसका नाम देखो एरिसिफी ग्रैमिनिकोला, वहीं से इसका नाम थोड़ा सा आ जाता है कि ग्रैमिनिकोला, तो वही ग्रेन से रिलेटेड होगा, तो सीरियल्स और व्हीट एंड बार्ली, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है क्लेविसेप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्लेविसेप जो है उसकी एग्जांपल दैट इज क्लेविसेप्स पर्प्यूराe। क्लेविसेप पर्प्यूराe जो है बेसिकली अर्गटिज्म ऑफ राय करते हैं, तो अर्गट ऑफ राय जो है वो कौन करता है, दैट इज क्लेविसेप पर्प्यूरा, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वो बोलेंगे कि असल में वो क्या है, स्क्लेरोटिया, ये तो आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वर्ड पढ़ ही चुके हो। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि अगर इस चीज को खा लिया जाए, क्लियर, अर्गट ऑफ राई जो हुई है किसकी वजह से वो है, क्लेविसेप पर्प्यूरा। तो आपने राई खाई तो आपने उसमें क्या ले लिया, क्लेविसेप पर्प्यूरा खा लिया। अगर खा लिया तो एक डिजीज होगी दैट इज अर्गेटिज्म, क्लियर। अब अर्गेटिज्म दो टाइप की है, फर्स्ट वन इज गैंग्रीनस एंड नेक्स्ट वन इज स्पास्मोडिक। अगर गैंग्रीनस वर्ड का मतलब जाना है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप एक बार सर्च करें इसकी इमेजेस फॉर गैंग्रीनस, वहाँ पे आप देखोगे कि उन्होंने फुट का टो दिखा रखा है, टो जो है वो ब्लैकिश सा हो रखा है, तो इन शॉर्ट नेक्रोसिस हो रही है, जो सेल है वो मरना शुरू हो जाते हैं, टिश्यू जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है। तो कई बार कहते हैं ना उसे चोट लगी थी और उसका फिर पाँव जो है वो मरना शुरू हो गया और पाँव काटना पड़ा, फुट उसका काटना पड़ा, उसका हाथ काटना पड़ा क्योंकि सेल्स जो थे वो डेड होने शुरू हो गए थे, तो वो जो डिजीज है दैट इज गैंग्रीन। तो बेसिकली ये भी जो क्लेविसेप है वो भी क्या करता है, सेल्स को डेड करता है, नेक्रोसिस करता है, तो वो क्या वर्ड यूज किया है, गैंग्रीनस। नेक्स्ट इज स्पास्मोडिक। स्पास्मोडिक जो है, स्पाज्म मतलब कि स्टिफनेस जो है मसल्स में आपको दिखेगी, दैट इज स्पाज्म कहा जाता है, तो उसी वर्ड यूज किया गया स्पास्मोडिक। तो ये दो टाइप का होता है, एक आता है गैंग्रीनस और एक आता है स्पास्मोडिक, आपको बस इतना ही याद करना है इसमें। नेक्स्ट इज जो स्क्लेरोटिया है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है और उसे क्या कहते हैं, लाइसर्जिक एसिड कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्लेविसेप पर्प्यूरा जो कि क्या कॉज करता है, अर्गट ऑफ राय करता है, अगर उसे खाया जाए तो क्या होगा, अर्गटिज्म।
और अर्गटिज्म कॉज करने वाला जो केमिकल है दैट इज लाइसर्जिक एसिड, वो असल में क्या है, अल्कलॉइड है। तो क्वेश्चन आएगा लाइसर्जिक एसिड क्या है, अल्कलॉइड है। डिजीज कौन सी करेगा, अर्गटिज्म करेगा। और वो कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, दैट इज क्लेविसेप्स परप्यूरा करता है। नेक्स्ट, इसे हम एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं इन द केस ऑफ migraine and large prostate gland, and last one is uterine hemorrhage after childbirth. यूटेराइन, यूट्रस का हेमरेज, हेमरेज मतलब कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, वहां पे कोई टिश्यू जो है वो ब्रेक हो गया और एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज हेमरेज। तो यूटेराइन हेमरेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो है उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, लाइसर्जिक एसिड यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, लाइसर्जिक एसिड जो है बेसिकली आजकल फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज क्लेविसेप्स पास्पेली। और बेसिक हम इसे क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि इट इज अ हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन जो है होते क्या हैं, अब आप मूवीज वगैरह देखते हो ना, वो एक पर्सन खड़ा होता है, फिर उसकी सोच ऐसे चलती है, फिर यहाँ पे बादल से बन रखे होते हैं और उसमें मूवीज चल रही होती हैं, उसकी थिंकिंग को एक्सप्लेन करते हैं। सेम हेलुसिनोजन, जो डिप्रेसेंट पेशेंट है, कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट है, उसे उसके डिप्रेशन को डिक्रीज करने के लिए भी दिया जाता है। फिर क्वेश्चन आया कि दैट इज डी लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। ये क्वेश्चन भी आपको दिखेगा कि लाइसर्जिक एसिड की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज डी लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। हो सकता है कि वो सीधे यहाँ से इसका ही केमिकल पूछे। क्लियर? तो आपको ये फुल फॉर्म जो है इसकी आनी चाहिए। क्लियर? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है और डिजीज भी कॉज कर रहा है। तो अर्गेटोफ्राई किसकी वजह से हुई, क्लेविसेप्स परप्यूरा। वो डिजीज क्या होगी, अर्गेटिज्म। असल में क्या है वो, किसके कौन सा जो बंच सा फॉर्म हुआ है, दैट इज क्लोरोटिया। अब कैसी टाइप की होती है, गैंग्रीनस और स्पाज्मोडिक। इसमें कौन सा केमिकल होता है, अल्कलॉइड होता है। उस केमिकल का नाम क्या है, लाइसर्जिक एसिड है। आपको ये आया होगा, लाइसर्जिक एसिड इज अ अल्कलॉइड। क्लियर? ये कहाँ कहाँ मेडिकली यूज होता है, माइग्रेन एंड लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूटेराइन हेमरेज। और लास्ट ऑप्शन थी ऑल ऑफ दिस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में ही। क्लियर? नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि एलएसडी की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज डी लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। क्लियर? तो एलएसडी असल में क्या है, हेलुसिनोजन है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है कप फंगाई। कप फंगाई की एग्जाम्पल जो होगी दैट इज रेसिसा। नेक्स्ट इज मोरल्स एंड ट्रफल्स। आपको सीधे ही इतना याद रखना है कि दीज आर एडिबल फंगाई। और वो कौन सी वाली एडिबल फंगाई है, एस्कोमाइसीड्स की एडिबल फंगाई है। नेक्स्ट इसमें अगर एग्जांपल आई तो वो मोर्शेला पे ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं आती। क्लियर? तो आपको एडिबल फंगाई में याद रखना है मोरल्स एंड ट्रफल्स। तो दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। मैंने यहाँ पे क्रोजियर मेथड को रोका है। क्रोजियर मेथड में डिस्कस करूंगी बेसिडियोमाइसीड्स में, ताकि आपको क्लैम्प फॉर्मेशन और क्रोजियर मेथड में डिफरेंस समझ आ सके। क्लियर? तो दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।